हेलो नमस्कार साथियों। तो हाईकोर्ट एलडीसी के लिए आपके लिए जीके का टेस्ट भी आ चुका है और ये जो टेस्ट है ये परीक्षा पैटर्न के आधार पर होगा। मतलब इससे पहले जो हाईकोर्ट का पेपर हुआ था 13 मार्च को, जो कि रद्द हो गया था, तो उसमें जो जीके वाले पोर्शन से जो प्रश्न पूछे गए थे, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे, उस आधार पर ही ये वाला जो है टेस्ट होगा, यानी उसी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। और इस वीडियो के अंदर आपको टोटल जनरल नॉलेज के 30 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें करंट अफेयर भी होगा और मतलब ये इंडिया के भी होंगे, वर्ल्ड के भी होंगे और राजस्थान की करंट भी मिलेगी। इसके अलावा इंडिया जीके, इंडिया ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मिलेंगे और राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर्स के भी आपको इसमें प्रश्न मिलेंगे। यानी कि ये जो पुराना पैटर्न जो कि मैंने आपको पिछला वीडियो बताया था सोल्व करके 13 मार्च वाला, तो उसके अंदर जो है इस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। राजस्थान ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, कहाँ से कितने कितने प्रश्न पूछे गए थे, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना पुराने पेपर का। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हमारा पहला प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में कौन सा किला जो है, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, कौन सा इसमें शामिल नहीं है इस सूची के अंदर? गागरोन, जैसलमेर, कुंभलगढ़, अचलगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों अचलगढ़। टोटल 40 जो है यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया के अंदर। उस 40 में से 4 जो है राजस्थान का नाम आता है। वो 4 कौन से? एक केवलादेव, दूसरा जंतर मंतर, तीसरा जयपुर परकोटा और चौथा आता है राजस्थान के पहाड़ी किले। ठीक है, अब इस राजस्थान के पहाड़ी किले में 6 किले आ जाते हैं जिनका नाम है चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन। यानी कि चीकू, गाजर, आम। चीकू, गा, ज, र, आम। ठीक है, 6 के 6 पूरे मिल जाएंगे। कौन सा कब शामिल किया गया था? देखो 1985 यानी 1985 में केवलादेव को इस सूची में शामिल किया गया, 2010 में जंतर मंतर को, उसके बाद 2013 में इन पहाड़ी किलों को शामिल किया गया इस सूची में, और सबसे रिसेंट वाला जो है वो है जयपुर का परकोटा, जिसे 2019 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो अचलगढ़ जो है दोस्तों सिरोही के अंदर स्थित है और ये इस सूची में शामिल नहीं है, याद करके रख लेना। और जो 40वां जो धरोहर स्थल था उसका नाम था धोलावीरा, जो कि गुजरात के अंदर स्थित है। इसका संबंध किससे है? हड़प्पा सभ्यता से है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस जिले में अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा दोनों है? ऐसा जिला बताना है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाए और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाए, यानी किसी देश के साथ भी लग रहा हो और किसी राज्य के साथ भी लग रहा हो। तो कौन सा जिला इन चारों में से? तो वो है दोस्तों बाड़मेर। मैप में भी देख सकते हैं आप, ये इधर से पाकिस्तान और इधर से ये गुजरात। इसके अलावा एक और डिस्ट्रिक्ट ध्यान रख लेना, सिर्फ कौन सा? गंगानगर। ये गंगानगर इधर पाकिस्तान से लगता है, इधर पंजाब से लगता है। ठीक है, तो 2 ही ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं, वो है बाड़मेर और गंगानगर। सोरसेन घास के मैदान किस जिले में स्थित हैं? तो सोरसेन जो है गोडावण पक्षी के लिए फेमस है और भी दूसरे पक्षियों के लिए भी फेमस है। ये कहां पर स्थित है? 12 जिले के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा कि खनिज और उत्पादक जिला, इनको सुमेलित करना है, यानी खनिज दे रखा है एक साइड और एक साइड जिला दे रखा है कि क्या ये वहां पर पाया जाता है? तो टंगस्टन बहुत ही फेमस है नागौर। कौन सा क्षेत्र आता है? भाखरी क्षेत्र, रेवत की पहाड़ी। इसके अलावा दे रखा है गार्नेट, जो कि कहाँ मिलता है? हमको टोंक में मिल जाता है, बिल्कुल सही है। फेल्सपार, फेल्सपार मिलता है अजमेर के मकरेड़ा क्षेत्र के अंदर, ना कि उदयपुर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मतलब सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके अलावा वोलेस्टोनाइट सिरोही में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऊंट जो है दोस्तों पहले स्थान पर आते हैं। तो देश में हम ऊंट के अंदर करीबन 2.13 लाख ऊंट है अभी नवीनतम पशुगणना के अनुसार हमारे पास। और कहां पर है ये अनुसंधान केंद्र? जो है बीकानेर के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? बीकानेर के अंदर ये अनुसंधान केंद्र स्थित है। और 1984 यानी कि 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय इसका नाम जो थोड़ा अलग था, ऊष्ट परियोजना निदेशालय था, जिसको 1995 में लगभग करीबन 10-11 साल बाद राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। 56 के मैदान अवस्थित हैं। तो माही नदी के द्वारा जो बनाया गया मैदान है उसे 56 का मैदान कहा जाता है। और इन ऑप्शंस के हिसाब से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है पहला, यानी कि ए। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य जो मैदान का क्षेत्र है वो 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है, जो कि किसकी कौन सी नदी के द्वारा बनाया गया है? माही नदी के द्वारा बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? यानी ऐसी हमको चोटी, देखो अरावली राजस्थान के, कहाँ गया माउस? हाँ ये रहा, ये अरावली मान लीजिए। ठीक है, अब इसमें ये ऊपर उत्तरी अरावली है, बीच में मध्य अरावली और ये नीचे दक्षिण अरावली। हमको पूछा है दक्षिण अरावली की चोटी कौन सी नहीं है? तो शेर सिरोही, ठीक है, दिलवाड़ा भी सिरोही, कमलनाथ उदयपुर, बिलाली अलवर। तो अलवर तो सबसे ऊपर मिलेगा हमको, यानी कि उत्तरी अरावली में मिलेगा। तो इसका ऑप्शन जो है सही कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन।
हाइट अगर ध्यान रख सको तो ध्यान रख लेना। देखो शेर कहाँ है, रखनी ही पड़ेगी, रख क्या सको, वेरी इंपॉर्टेंट है। गुरु शिखर तो सब जानते हैं, ठीक है, सबसे ऊंची 1722 मीटर। उसके बाद शेर है 1597 मीटर सिरोही में। दिलवाड़ा 1442 मीटर, कितनी 1442 मीटर, कहाँ पर है, सिरोही के अंदर स्थित है। कमलनाथ उदयपुर के अंदर 1000 हाइट है, 1000 या 1001 लिखा हुआ मिलता है। बिलाली 775 कहाँ पर स्थित है, अलवर के अंदर स्थित है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है भाई, हमको उत्पत्ति स्थान मिलाना है और नदी दे रखी है, ठीक है, और बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या चंबल जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है, चंबल चलेंगे कैसे, पांव से, तो पांव जनापाव, ठीक है, जनापाव की पहाड़ियां, वैसे तो याद होगा ये आराम से। नाग पहाड़ लूनी नदी, गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी निकलती है और बिजराल की पहाड़ियों से खारी नदी निकलती है। तो बनास कहाँ से निकलती है, फिर बनास निकलती है दोस्तों खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। कहाँ से निकलती है, खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से बनास नदी निकलती है। और बिजराल की पहाड़ियों से खारी नदी, कौन सी नदी निकलती है, खारी, ठीक है। बाकी बेड़च गोगुंदा लूणी सब जानते हैं, नाग पहाड़ चंबल जनापाव मध्य प्रदेश। चलिए भाई अब क्या करना है हमको, संरक्षण रिजर्व, कंजर्वेटिव रिजर्व क्षेत्र जो है वो हमको सुमेलित करने हैं यहाँ पर, कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बीड़ जो है कंजर्वेशन रिजर्व यानी कि संरक्षण रिजर्व जो है वो झुंझुनू के अंदर स्थित है, एकदम सही है। और जोहड़ बीड़ आ जाता तो वो बीकानेर हो जाता। रोटू नागौर के अंदर है, सुंधा माता जालौर सिरोही, एकदम सही, नहीं तीनों तो बिल्कुल करेक्ट है। और डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा कि गोगेलाव जो है वो बीकानेर में नहीं है, ये स्थित है नागौर के अंदर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है। तो चरी नृत्य जो है उसका संबंध गुर्जर जाति से है और फल्गुबाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और गुलाबो जो है इनका संबंध कालबेलिया नृत्य से और ये कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। नेक्स्ट है मांगीबाई, तो एक है मांगीबाई आर्य जो कि प्रसिद्ध मांड गायिका थी और एक है लोक नृत्य की जो उनका भी निधन हो गया है, मांगीबाई कामद, ठीक है, 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। बाकी तीजन बाई का संबंध छत्तीसगढ़ से है और छत्तीसगढ़ राज्य के पंडवानी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार कौन है, तो वो है तीजन बाई। हमारे प्रश्न का सही आंसर क्या है, फल्गु बाई। नेक्स्ट है राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है। तो वेशभूषा के अंदर हम पढ़ते हैं, तो पोमचा जो है दोस्तों क्या है, एक ओढ़नी है और इसको क्या कहा जाता है, पीला कहा जाता है। वंश वृद्धि का ये प्रतीक होता है और जो पुत्र जन्म के बाद जो महिला के द्वारा ये ओढ़ा जाता है। कमर जोड़ ये भी ओढ़नी है और कटकी भी क्या है, ये भी ओढ़नी है। फेटिया क्या है, तो ये फेटिया भी एक कपड़ा होता है जो घर की बहुएं हैं उनके लिए होता है। ये घाघरे के साथ लगाया जाता है ये कपड़ा जो है, यानी कि दूसरी जो महिलाएं या कन्याएं हैं वो नहीं, सिर्फ जो बहू होती है घर की उन्हीं को ये कपड़ा दिया जाता है या वो ही ये प्रयोग में लेती हैं, जिसे फेटिया कहा जाता है। गणगौर किस महीने में मनाई जाती है, तो गणगौर मनाई जाती है दोस्तों चैत्र शुक्ल तृतीया को। आपको याद कराए थे मैंने त्योहार वगैरह, उसके अंदर है ट्रिक से। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, कू क्या है। तो कू जो है दोस्तों ये है भील जनजाति का घर जो है उसे कू कहा जाता है, सबसे प्राचीन जनजाति है। और देखो चलो यहाँ पर आते हैं, हम इधर देख लेते हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें। घर को क्या कहते हैं, कू कहते हैं। मोहल्ले को क्या कहते हैं, फला कहते हैं, ठीक है। फला से मिलकर गांव बनता है, बहुत सारे फला से मिलकर क्या बनता है, गांव बनता है। और गांव को क्या कहा जाता है, पाल कहा जाता है। और जो गांव का मुखिया यानी कि पाल का मुखिया, यहाँ पे गांव है ना, इसकी जगह आप यहाँ कर देना पाल, तो पाल का मुखिया क्या कहलाएगा, पालवी कहलाएगा। और बहुत सारे गांवों का मुखिया गमेती कहलाता है। तो हमारे प्रश्न का सही आंसर क्या है, भील जनजाति के घर को कू कहा जाता है। नेक्स्ट है कि लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे। अभी हम आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। गोगा जी तो किसके समकालीन थे, महमूद गजनवी के समकालीन थे। इनके जो क्या थे, चाचा भतीजे थे, कौन थे वो, हाँ शायद चाचा भतीजे थे, अर्जुन और सुरजुन। तो उनसे मतलब जो है एक भूमि विवाद के कारण जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए थे और उस युद्ध करते समय ही जो है इन्होंने महमूद गजनवी ने उन्हें जहारपीर की संज्ञा भी दी थी। तो इसलिए उनको गोगा जी को जो है जहारपीर और सांपों के देवता के रूप में भी जाना जाता है। इनका वाहन जो है नीला घोड़ा है और इनका मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है। इनके गुरु का नाम क्या है, तो गोरखनाथ जिनके गुरु है। माता जी का नाम जो है बाछल देवी है और पिताजी का नाम जेवर सिंह है। इनका जन्म 1003 ईस्वी के अंदर ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था, जिसे शीर्षमेढ़ी के नाम से जाना जाता है। तो लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे, महमूद गजनवी के समकालीन थे। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की,
तो हुरडा सम्मेलन का जो आयोजन करता था वो तो था सवाई जयसिंह जयपुर का, क्योंकि मराठों से हार गया था 1733 में। फिर इसने मतलब उनसे कैसे बदला लिया जाए, उनको कैसे रोका जाए, इसके लिए योजना बनाने के लिए ही जो है मेवाड़ के महाराणा से बातचीत की थी। और उसके बाद तय हुआ था कि हुरडा के अंदर जो है सभी राजपूत राजाओं का एक सम्मेलन आयोजित होगा, जो कि कब हुआ था, 17 जुलाई 1734 को हुआ था। तो योजना का जो आयोजन करता थे वो तो थे सवाई जयसिंह, लेकिन अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। कब हुआ था, 17 जुलाई 1734, हुरडा। और ये जो क्षेत्र कहाँ आता है, भीलवाड़ा के अंदर आता है। जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की, तो ये थे दोस्तों सवाई प्रताप सिंह। कौन थे, सवाई प्रताप सिंह। इन्हीं के समय तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 में, किसके साथ, महादजी सिंधिया के साथ। और उस युद्ध में जो है सवाई प्रताप सिंह जो है विजयी हुए थे। इसके अलावा इन्हीं के दरबार में गंधर्व बाईसी थी, यानी कि 22 संगीत विशेषज्ञ या विद्वानों की जो मंडली थी उसे गंधर्व बाईसी के नाम से जाना जाता था। तो गंधर्व बाईसी का संबंध भी जो है सवाई प्रताप सिंह से है ना, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र है उसका प्रकाशन किसने प्रारंभ किया, तो इसका सही आंसर है विजय सिंह पथिक ने किया था। इसके अलावा नवीन राजस्थान भी जो है विजय सिंह पथिक ने शुरू किया अजमेर से। तरुण राजस्थान जयनारायण व्यास। राजस्थान केसरी जो है विजय सिंह पथिक ने किया था, बताया अभी मैंने आपको। प्रताप जो समाचार पत्र, इसके अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन की घटना प्रकाशित हुई थी और ये कानपुर से प्रकाशित किया जाता था। और इसके जो प्रकाशक थे वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी, किसके, प्रताप समाचार पत्र के। आगे बाण, ये भी ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र राजस्थानी भाषा में, है ना। और कब, क्या नाम था उसका, आगी बाण था। क्या नाम था, आगी बाण। और किसने प्रकाशित करवाया था, जयनारायण व्यास ने 1932 में ब्यावर से प्रकाशित करवाया था। अगला प्रश्न है हमारा कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की, तो ये की थी इन्होंने चावंड के अंदर की थी। कहाँ की थी, चावंड के अंदर की थी। गोगुंदा के अंदर तो इनका क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था सर्वप्रथम। उसके अलावा बाद में सेकंड टाइम कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि अब आगे हैं अपन इंडिया जीके पे, है ना। गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र के वनों को क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है दोस्तों सुंदरवन। क्या कहा जाता है, सुंदरवन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंग नहीं है, तो पी, एस और एल यही है, और इसमें सबसे खतरनाक जो है वो एल तरंग होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि ये शामिल नहीं है। पी, एस, एल ये 3 तरंगे होती हैं भूकंपीय तरंगे, वी नहीं होती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थल है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ये भी। और अभी हमको ये ध्यान रखना है कि टोटल 75 हो चुकी है रामसर साइट्स जो है, ठीक है। और सबसे ज्यादा पहले तो थी यूपी के अंदर, अब हो गई सबसे ज्यादा तमिलनाडु के अंदर, कितनी, 14 हो चुकी है। राजस्थान में कौन कितनी है, 2 है। कौन कौन सी, केवलादेव और सांभर, ठीक है। तो ये प्रश्न तो खैर यहाँ पर जो है ये पूरा ही यहाँ पर हमको ऑप्शन नहीं मिलता है, तो तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा। 14 जो है सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थल स्थित है तमिलनाडु में। और पुराना प्रश्न है तो इसका आंसर तो डी होता, उत्तर प्रदेश। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है, तो इस मानव विकास सूचकांक में जो कि 2020 का, तो इसके अंदर जो है भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है 131। कौन सी है, 131 है, ठीक है। किसने तैयार किया था इस सूचकांक को, तो महबूब उल हक जो कि पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, उनके द्वारा ये सूचकांक तैयार किया गया है। और इस सूचकांक में पहले स्थान पर जो रहा है वो कौन है, नॉर्वे रहा है, ठीक है। भारत के अंदर केरल टॉप पर है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है रेखा शर्मा। कौन है, रेखा शर्मा। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी और इसकी जो पहली अध्यक्ष थी उनका नाम था जयंती पटनायक। क्या नाम था, जयंती पटनायक। जून 2022 में जारी, अब आ गए हम करंट से, ठीक है। करंट के क्वेश्चन है, जून 2022 में जारी विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, यानी सबसे सुपर कंप्यूटर, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है भी, तो वो है अमेरिका का फ्रंटियर। कौन सा है, अमेरिका का फ्रंटियर। और इस सूची में भारत का जो सबसे टॉप सुपर कंप्यूटर रहा उसका नाम है परम सिद्धि और इसको 111वां नंबर प्राप्त हुआ टॉप 500 के अंदर। कौन सा कंप्यूटर अपने भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, परम सिद्धि। हाल ही में प्रक्षेपित PSLV C-53 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। PSLV C-53, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च विकल्प। तो चलिए देखते हैं इसके कथन।
30 जून 2022 को इसका सफल प्रक्षेपण इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया। एकदम सही कथन है ये। और इस यान के जरिए जो है सिंगापुर के 3 उपग्रह को भी लॉन्च किया गया था। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, 1 एवं 2 दोनों। 30 जून 2022 को लॉन्च किया गया था PSLV C-53। और किस देश के उपग्रहों को लेकर गया था ये? सिंगापुर के 3 उपग्रहों को लेकर ये गया था। हाल ही में किस वैश्विक कंपनी द्वारा भारत में स्ट्रीट व्यू फीचर को लॉन्च किया गया है? बहुत ही मजेदार फीचर है, यूज में लेकर देखना आप। बेंगलोर, दिल्ली, करीबन 10 सिटी इसमें शामिल है। ये रहे नाम अपने पास साइड में, दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलोर, अहमदनगर, अमृतसर, हैदराबाद और वडोदरा। ये 10 जो है अभी तक 10 भारतीय शहरों में ये शामिल की शुरू की गई है ये सेवा। और किसके द्वारा? गूगल के द्वारा की गई है। क्या करता है ये? 360 डिग्री व्यू देख, मतलब अपने को सुविधा उपलब्ध कराता है कि अपन जो है 360 डिग्री व्यू देख सकें। यूज में लेकर देखने के बाद समझ में आ जाएगा मैप के जरिए, गूगल मैप। हाल ही में प्रोफेसर रामधर सिंह किस देश में सोसाइटी फॉर पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी की हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक बने हैं? तो प्रोफेसर रामधर सिंह जो है वो किस देश की सोसाइटी फॉर पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी जो है उसकी हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक बने? तो इस जो सूची का संबंध है, जो हेरिटेज वॉल ऑफ फेम है, इसका संबंध है यूएसए से। किससे? यूएसए से। कौन बने आप? तो नाम ध्यान रखना, प्रोफेसर रामधर सिंह पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक है जो इस सूची में शामिल हुए हैं या इस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति देश के, ठीक है। इनका संबंध किससे? तो किथाणा गांव से है, झुंझुनू के। अगर गांव पूछे तो किथाणा और डिस्ट्रिक्ट पूछे तो झुंझुनू से इनका संबंध है। इससे पहले जो थे दोस्तों, ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? तो पश्चिम बंगाल के ये राज्यपाल थे। जुलाई 2022 में जारी नवीनतम हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये हर 3 महीने में जारी होता है, ठीक है। तो Q3 लिखा हुआ है, Q3, ये ध्यान रख लेना आप। तो चलिए विचार करते हैं इन कथनों पर। और जापान जो इसमें टॉप पर है, एकदम शीर्ष स्थान पर है, एकदम सही है। इसमें भारत 60 वीजा फ्री स्कोर यानी 60 देशों में पहुंच के साथ 87वें नंबर पर है, बिल्कुल सही है। अफगानिस्तान सबसे नीचे है, यानी कि तीनों कथन यानी कि उपयुक्त सभी जो है सही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो जापान सबसे टॉप पर रहा इसके अंदर Q3, ओके। भारत कौन से नंबर पर है? 87 पर। अफगानिस्तान सबसे नीचे रहा। शंघाई सहयोग संगठन ने किस शहर को वर्ष 2022-23 के लिए अपनी पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है करंट का ये। और ये किया गया है वाराणसी को। किसे करा गया है? वाराणसी को। और SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन, जिसमें करीबन 8 सदस्य मेंबर है, जिसमें भारत भी शामिल है। और बीजिंग चाइना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों ये था वीडियो हाईकोर्ट LDC के लिए GK सेक्शन का। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई कमी पेशी हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।